Hello everyone. This is class 9 science chapter 5 the fundamental unit of life. अब हम लोग पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में. हमारा जो न्यूक्लियस है ना वो एक डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन से बना है जिससे हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं. उस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर देखो ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं और वो पोर्स करते क्या है, वो न्यूक्लियस के अंदर या तो उसके बाहर जो साइटोप्लाज्म है उसमें चीज़ें ट्रांसफर करने में हेल्प करते हैं. अब ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना उनके पास एक कैरेक्टर होता है जो डीएनए होता है. तो वो डीएनए करता क्या है, वो इनहेरिटेंस कैरेक्टर को फॉर्म करता है. फंक्शनल सेगमेंट जो होता है डीएनए का उसे हम लोग कहते हैं जीन्स. क्रोमैटिन मटेरियल, तो ये जो हमारा जो न्यूक्लियस है ना उसके अंदर एक क्रोमैटिन मटेरियल होता है. ये क्रोमैटिन मटेरियल जब कंडेंस हो जाता है तो वो क्रोमोसोम्स बन जाता है. अब ये जो न्यूक्लियस है उसके अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं. एक तो होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स. प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होता है और उस न्यूक्लियर रीजन को हम लोग न्यूक्लियोइड कहते हैं. वेयरएज यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, तो वो सेल्स होते हैं जिनके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, उनके अंदर कोई न्यूक्लियोइड नहीं होता है. अब हम लोग पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म के बारे में. प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एक फ्लूइड कंटेंट होता है. यू कैन सी दिस इज अ फ्लूइड कंटेंट जिसको हम लोग साइटोप्लाज्म कहते हैं. जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता है. तो अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है तो उनके अंदर मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट नहीं होंगे. और जो यूकैरियोटिक सेल्स है उनके अंदर तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होते हैं तो उनके अंदर ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होंगे. अब हम लोग पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में. तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स है वो प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स को डिफरेंशिएट करने में हेल्प करता है. मोस्ट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल्स को हम लोग देख नहीं सकते, दे आर नॉट विजिबल, पर थोड़े बहुत को हम लोग देख सकते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. तो हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम को देख सकते हैं, गोल्गी अपैरेटस को देख सकते हैं, लीसोसोम्स को देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को देख सकते हैं, वैक्यूल को देख सकते हैं और प्लास्टिड्स को देख सकते हैं. प्लास्टिड्स सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के बारे में. जो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है उसका बहुत बड़ा लार्ज नेटवर्क होता है पूरी बॉडी में. एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के भी दो टाइप होते हैं. एक तो होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है वो ऐसे, ये जो है ना ये रिबोसोम्स है, तो वो रिबोसोम से बने हुए होते हैं. और रिबोसोम्स क्या है, ये प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चरिंग साइट्स है, ये प्रोटीन्स के मैन्युफैक्चरिंग साइट्स होते हैं रिबोसोम्स. और ये लोग जब प्रोटीन्स को मैन्युफैक्चर कर देते हैं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ये तो एक लार्ज नेटवर्क है ना, तो ये लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के थ्रू पूरी बॉडी में प्रोटीन्स पहुंचा देते हैं. अब हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो फैट मॉलिक्यूल्स और लिपिड्स को मैन्युफैक्चर करने में हेल्प करता है. अब ये जो प्रोसेस होता है जब सेल मेम्ब्रेन बनता है थोड़े बहुत प्रोटीन्स और थोड़े बहुत लिपिड्स से, तो हम लोग उसको मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. ऐसा प्रोसेस जहाँ पे सेल मेम्ब्रेन बिल्ड होता है थ्रू रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो प्रोटीन्स आया है उससे और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम से जो लिपिड्स आया उससे, तो उसे हम लोग मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस कहते हैं. जो थोड़े बहुत जो लिपिड्स होते हैं और जो प्रोटीन्स होते हैं वो इसमें लगते हैं और जो बाकी के होते हैं वो एंजाइम्स और हार्मोन्स की तरह पूरे हमारी बॉडी में फंक्शन करते हैं. जो फंक्शन होता है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम का वो क्या होता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एक ट्रांसपोर्टिंग मटेरियल होता है. वो पूरी बॉडी में चीज़ें ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है. जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है एक साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क की तरह भी रोल प्ले करता है. वो क्या करता है, वो कोई भी बायोकेमिकल जो भी रिएक्शंस होते हैं उनको परफॉर्म करने के लिए वो एक अच्छे से साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, मतलब एक अच्छे से स्पेस देता है.
अब हमारा जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम है वो एनिमल्स के अंदर जो लिवर सेल्स होते हैं ना उनके अंदर ड्रग्स और पॉइजन्स को डिटॉक्सिफाई मतलब हटा देता है, साफ कर देता है. सो दीज वर दी फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम. सो ये था हमारा फर्स्ट सेल ऑर्गेनल्स. अब देखते हैं हम लोग सेकेंड सेल ऑर्गेनल विच इज गोल्गी अपैरेटस. सो इसको कैमिलो गोल्गी ने डिस्कवर किया था. ये देखो ये पैरेलल स्टैक्स दिख रहे हैं ना, ये इस तरह के होते हैं. ये स्टैक्स हमेशा पैरेलल होते हैं एक दूसरे के. इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ लीसोसोम्स. ये लीसोसोम्स के फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं. ये लोग कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं. ये जो गोल्गी अपैरेटस है वो कॉम्प्लेक्स शुगर को सिंपल शुगर में कन्वर्ट कर देता है. ये लोग फूड भी स्टोर करते हैं, ये लोग थिंग्स को मॉडिफाई भी करते हैं, ये लोग प्रोडक्ट्स को पैकेज भी करते हैं. तो इनके फंक्शंस है फूड स्टोर करना, फिर थिंग्स को मॉडिफाई करना, पैकेजेस जो भी प्रोडक्ट्स होते हैं उनको पैकेज करना और वेसल्स में भेज देना. तो ये था हमारा सेकेंड सेल ऑर्गेनल विच इज गोल्गी अपैरेटस. थर्ड इज लीसोसोम्स. आपने 8th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कि लीसोसोम्स है ना वो सुसाइड बैग्स भी कहा जाता है उनको, पर क्यों कहा जाता है वो नहीं पढ़ा था. अब हम लोग पढ़ेंगे उनको सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है. तो हमें ये तो पता है कि जो हमारे जो लीसोसोम्स है ना उन लोग में इतने पावरफुल एंजाइम्स होते हैं कि वो लोग है ना जितना भी सेल के अंदर जितना भी वेस्ट मटेरियल होता है, जो भी हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उन सबको डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं और पूरे सेल को क्लीन कर लेते हैं. उनके जो एंजाइम्स होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं. अब जब कोई ऐसा सेल होता है जो फंक्शन ही नहीं कर रहा है, डेड सेल हो गया है, तो वो पूरे सेल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं, पूरे के पूरे सेल को ही अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं. इसलिए उनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है. क्यों? क्योंकि वो लोग के पास इतने पावरफुल एंजाइम्स है कि वो लोग कोई भी नॉन फंक्शनिंग या डेड सेल को अपने अंदर डाइजेस्ट कर लेते हैं और इसलिए इनको सुसाइड बैग्स कहा जाता है. अब हम लोग पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में. सो ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना इनको हम लोग पावर हाउस भी कहते हैं. क्यों कहते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे. तो जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो 2 मेम्ब्रेन से बना है. एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है. जो आउटर मेम्ब्रेन है वो बहुत पोरस है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा छेद है, वेयर जो इनर मेम्ब्रेन है वो डीपली फोल्डेड है. यू कैन सी है वो लोग कितना फोल्डेड होते हैं. ये जो मेम्ब्रेन है वो बहुत फोल्डेड होते हैं. अब उनकी जो फोल्डिंग्स है ना ये माइटोकॉन्ड्रिया को एक अच्छा सा सरफेस प्रोवाइड करती है सारा केमिकल रिएक्शंस परफॉर्म करने में. अब ये लोग केमिकल जब रिएक्शंस फॉर्म करते हैं तो ये लोग एटीपी फॉर्म करते हैं. एटीपी एक तरह का एनर्जी करेंसी है. हमारे पूरी बॉडी में एटीपी एक एनर्जी करेंसी होता है, वो बहुत हेल्पफुल होता है. माइटोकॉन्ड्रिया के पास उनके खुद के डीएनए और उनके खुद के रिबोसोम्स होते हैं. अब खुद के रिबोसोम्स है तो इसका मतलब वो लोग प्रोटीन्स भी खुद ही सिंथेसाइज करते थे और प्रोटीन्स भी खुद ही दे देते थे, प्रोवाइड कर देते थे. अब उनको पावर हाउस इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये लोग एनर्जी करेंसी एटीपी को अपने अंदर से फॉर्म करते और प्रोवाइड करते. वो लोग पावर प्रोवाइड करते पूरे सेल को, इसलिए इनको पावर हाउस कहा जाता है. अब हम लोग देखेंगे प्लास्टिड्स के बारे में. 2 तरह के प्लास्टिड्स होते हैं. एक तो होता है क्रोमोप्लास्ट और एक होता है हमारा ल्यूकोप्लास्ट. अब ये जो क्रोमोप्लास्ट होता है अगर मैं उसके अंदर क्लोरोफिल डाल दूँ तो ये बन जाएगा क्लोरोप्लास्ट. अब जो ल्यूकोप्लास्ट होता है ना वो करता क्या है, वो ल्यूकोप्लास्ट अपने अंदर ऑयल को स्टोर करता है, अपने अंदर स्टार्च को स्टोर करता है, प्रोटीन्स को स्टोर करता है. ये जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना उनके पास देखो ये जो इंटरनल मेम्ब्रेन इनको कहते हैं स्ट्रोमा, STROMA यहाँ पे लिखा है, इनको कहते हैं स्ट्रोमा. तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर ऐसा एक इंटरनल मेम्ब्रेन होता है. अब ये जो प्लास्टिड्स है ना उनके पास उनके खुद के डीएनए और खुद के रिबोसोम्स है. तो खुद के रिबोसोम्स है तो इसका मतलब वो लोग अपने आप ही अपने प्रोटीन्स सिंथेसाइज कर लेते हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में. जो एनिमल सेल्स है ना उसके अंदर ये जो वैक्यूल है वो बहुत छोटा सा होता है, वेयर एज प्लांट सेल में ये जो वैक्यूल है वो इतना बड़ा होता है कि वो प्लांट सेल का
50 to 90% का जो स्पेस है ना वो वैक्यूल ही कवर कर लेता है, इतना बड़ा होता है। तो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स है ना, उसके अंदर जो वैक्यूल्स है ना वो डिफरेंट होते हैं, मतलब डिफरेंट इन द सेंस दो तरह के होते हैं। एक तो होता है फूड वैक्यूल, ये तो पता है जो भी कंजम्प्ट फूड होता है वो उसके अंदर रहता है, और एक होता है हमारा स्पेशल वैक्यूल। वो स्पेशल वैक्यूल क्या करता है, वो स्पेशल वैक्यूल ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन करने में हेल्प करता है, मतलब एयर का इनटेक और आउटटेक और वाटर का इनटेक और आउटटेक हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे पहुंचाने का काम हमारा ये स्पेशल वैक्यूल करता है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, विच इज सेल डिविजन। नाउ व्हाट इज सेल डिविजन? बहुत सिंपल है, सेल्स जब डिवाइड करते हैं ग्रोथ के लिए उसे हम लोग कहते हैं सेल डिविजन। सेल डिविजन में दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे माइटोसिस और एक होते हैं हमारे मियोसिस। अब माइटोसिस क्या होते हैं और मियोसिस क्या होते हैं? सो हमारा ये जो माइटोसिस होता है वो ग्रोथ के लिए हेल्प करता है। जैसे कभी भी मुझे चोट लग जाती है तो वो सेल डिवीजन करते हैं ग्रोथ के लिए, सेल्स को ग्रोथ के लिए वो लोग करते हैं। तो जब मेरे को चोट लगती है तो वो वहाँ से खून निकलने लगता है, तो वो उस जगह पे छेद हो जाता है ना, टाइप ऑफ ऐसा कुछ होता है। तो उसके आजू बाजू के जो सेल्स है वो सेल डिवाइड करते हैं और ग्रोथ करते हैं। ताकि क्यों करते हैं? ताकि जो भी वो जहाँ पे मेरे को लगा है वहाँ का पूरा स्पेस भर जाए। दिस इज माइटोसिस। सेकेंड इज मियोसिस। मियोसिस रिप्रोडक्शन के लिए हेल्प करता है। इट इज दी सेल डिविजन फॉर मियोसिस इज सेल डिविजन फॉर रिप्रोडक्शन। अब ये जो मियोसिस होता है उसके जो मदर सेल है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम होता है, और ये जो ये जो माइटोसिस है उसके अंदर 46 क्रोमोसोम्स होता है, और ये दो डॉटर सेल्स होते हैं इनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे, इनके पास भी 46 क्रोमोसोम्स ही आएंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारे ग्रोथ सेल्स होते हैं, इनको भी आगे डिवाइड करना होता है, इसलिए ये हमारे ग्रोथ सेल्स होते हैं। वेयर इज मियोसिस? पेरेंट सेल के पास इसके भी 46 ही होते हैं और इसके होते हैं टोटल 4 डॉटर सेल्स। अब ईच डॉटर सेल्स के बाद 23 क्रोमोसोम्स ही जाता है। अब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्यों? अब हमारा जो स्पर्म है और हमारा जो ओवा है इन दोनों में भी 23 क्रोमोसोम्स ही होते हैं। ये जब दोनों फ्यूज हो जाते हैं, जब फर्टिलाइज होते हैं, तब जाइगोट फॉर्म होता है जो 46 क्रोमोसोम्स का होता है। सो तब जाके 46 क्रोमोसोम्स का हमारे पास जाइगोट हमारा सेल आता है। फिर वो जो जाइगोट है वो सेल डिवीजन करके पूरा जो बेबी है वो बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मियोसिस टेक्स प्लेस करता है, जाइगोट बनता है, फिर जाइगोट माइटोसिस करता है, मतलब सेल डिवाइड करता है ग्रोथ के लिए। सो दिस वाज द सेल डिवीजन। So hope you guys like this video. Do share, do comment and do subscribe to our channel Ask and Study. Thank you.